हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। दोस्तों, संसाधन एवं विकास तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन वन एवं वन्यजीव संसाधन एक ऐसा चैप्टर है जो लोगों को समझ ही नहीं आता। और अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अधिक ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है। इस चैप्टर में संसाधन एवं विकास की तुलना में आपको गहरे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए इस चैप्टर को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। और आज का जो टॉपिक है भारत में प्राणी जात और वनस्पति जात और पौधों व प्राणियों की प्रजातियों की विभिन्न श्रेणियां। इन दोनों टॉपिक से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और सब्जेक्टिव भी बनते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड की बात करें तो उसमें भी आता है, और एमपी बोर्ड की बात करें तो उसमें भी आता है। बिहार बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन हमने कंटेंट इस हिसाब से बनाया है कि आपका बिहार बोर्ड भी कवर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा आपको अच्छा दिखे, आपको थोड़ा सा क्वालिटी पूर्ण दिखे, और मैं जो भी बोर्ड पर लिख कर लाऊं वो आप नोट कर पाए, तो आपको वीडियो क्वालिटी 720 पे या 1080 पे कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पीछे के लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा जैव विविधता क्या है। जैव विविधता को हमने समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझा था। हमने वहां स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल देखा, और इन तीनों के मिलने से जो कॉमन एरिया बना उसे जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। जीवों में विविधता पाई जाती है, पौधों में विविधता पाई जाती है, जहां से हमारा आ जाता है जैव विविधता का कॉन्सेप्ट। तो इसे हमने समझ लिया। फिर उसके बाद हमने समझा पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए हमें फूड चेन की आवश्यकता पड़ती है, खाद्य श्रृंखला की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने खाद्य श्रृंखला के कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें हमने आपको बताया कि हिरण घास खाता है और हिरण को शेर खाता है। शेर के मरने से उसके शरीर का अपघटन होता है, मृदा में पोषक तत्व मिलते हैं, फिर पोषक तत्व लेकर घास उगते हैं, फिर हिरण खाता है घास को। ये पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसे हमने फूड चेन में देखा। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है भारत में प्राणी जात और वनस्पति जात, और दूसरा है पौधों व प्राणियों की प्रजातियों की श्रेणियां। तो इसे इन दो टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आपका मैं 100% का तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन आप 98% तक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बहुत ही इजी भाषा में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक भारत में वनस्पति एवं प्राणी जात को समझते हैं। देखिए, भारत में वनस्पति एवं प्राणी जात की क्या स्थिति है उसे हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि वनस्पति जात क्या है और प्राणी जात क्या है। तो सबसे पहले मैं नीचे यहाँ नोट के फॉर्म में लिखा हूं, उसे आप समझते हैं। तो वनस्पति जात क्या है? वनस्पति जात को आप ऐसे समझिए, किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। यहां पर मैंने भाषा के रूप में भी लिखा है, जो आप नोट कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी प्रकार के पौधों की प्रजातियां वनस्पति जात कहलाती हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखें, उदाहरण जैसे साल का वृक्ष हो गया, सागौन का वृक्ष हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, देवदार हो गया, यहाँ देवदार लिखा हूं मैं, देवदार हो गया। तो ये सब विभिन्न प्रकार के यहाँ पर वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। तो यही हो गया वनस्पति जात। तो मुझे उम्मीद है आपको वनस्पति जात समझ आ गया होगा। अच्छा, वनस्पति जात का महत्व क्या है? आप ऐसे समझिए, वनस्पति जात का पर्यावरण में तो महत्व है ही पर्यावरण के लिए, लेकिन इसका एक महत्व ये भी है कि इन पौधों से औषधियां भी बनाई जाती हैं। औषधियां भी बनाई जाती हैं, हमें आर्थिक लाभ भी प्रदान करती हैं। अब हम समझते हैं प्राणी जात क्या है। प्राणी जात भी ठीक वनस्पति जात की तरह ही है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं को प्राणी जात कहा जाता है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं को प्राणी जात कहा जाता है। उदाहरण जैसे आपको बाघ देखने को भी मिलता है, आपको जंगल में एशियाई शेर भी देखने को मिलता है, और हाथी देखने को भी मिलता है, और गैंडा भी देखने को मिलता है। तो ये सब हो गया प्राणी जात। तो मुझे उम्मीद है आपको वनस्पति जात और प्राणी जात समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात की क्या स्थिति है। क्या स्थिति है मतलब वहां पर क्या पैटर्न देखने को मिलता है। तो भारत विश्व के उन देशों में है जहां जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद
इस देश में क्या है, इस देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु, मतलब यहाँ पर हर जगह का तापमान अलग अलग होता है। आप लद्दाख में जाएंगे तो वहां का तापमान अलग पाएंगे, वहां पर वर्षा की पैटर्न अलग होगा, और उत्तर प्रदेश में वर्षा का पैटर्न अलग होगा। उत्तर प्रदेश में अलग तापमान देखने को मिलता है। केरल में, मुंबई में आपको अधिक बारिश देखने को मिलती है क्योंकि वो समुद्र के किनारे पर है, तो सबसे पहले मानसून वहां आ जाता है। तो ये सब हो गया जलवायु। और स्थलाकृति क्या है, यहाँ पर पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं। तो इस देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु, स्थलाकृति और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण अनेक प्रकार की वनस्पतियां व जीव जंतु पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु किस लिए पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु अलग है, स्थलाकृति अलग है, प्राकृतिक परिस्थितियां अलग हैं। तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग जीव रहते हैं, अलग अलग जलवायु में अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया भारत में प्राणी जात एवं वनस्पति जात। एक फैक्ट है जो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, यहाँ यानी भारत में विश्व की सभी जैव उपजातियों की लगभग 8% संख्या पाई जाती है। तो जितने भी प्रकार के जैव उपजातियां हैं, प्रजातियां हैं, भारत में उनकी लगभग 8% संख्या पाई जाती है। अकेले भारत में 8% संख्या को हम 16 लाख कह सकते हैं। 8% संख्या को हम 16 लाख कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात समझ आया होगा। तो अभी हमने पढ़ा वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है, लेकिन आपसे यहाँ पर एक प्रश्न अगर मैं पूछूं कि वनस्पति जात और प्राणी जात का क्या उपयोग है, तो भैया वनस्पति जात और प्राणी जात पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन, क्योंकि ये हमारे लिए एक रिसोर्सेस की तरह है। मतलब ये हमें अपनी आवश्यकताओं की पूरा करती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखती हैं। और मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि कैसे पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखती हैं, कैसे फूड चेन, आपने देखा था कैसे फूड चेन पर्यावरण को संतुलित किए रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें तो एक प्रश्न उठता है कि भाई हमारी जो मतलब मनुष्यों का लालच है ना, जो अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है, यानी वनों की हानि हो रही है, लगातार जंगल साफ होते जा रहे हैं, उसके बाद हम जो हमारे जीव जंतु हैं, जो मतलब जिनकी बहुत वैल्यू है, मतलब अगर आप उनका अवैध शिकार करके उनका व्यापार करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा धन मिलता है। तो इस कारण से बहुत ज्यादा अवैध व्यापार करने के कारण, अत्यधिक शिकार करने के कारण और जंगलों की लगातार सफाई करने के कारण हमारा जो वनस्पति जात है और प्राणी जात संकट में आ गया है। मतलब लगातार उनकी संख्या कम होती जा रही है, और जब उनकी संख्या कम होगी तो क्या होगा, वो हमारा फूड चेन प्रभावित होगा। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर जीव जंतुओं की संख्या कम होगी तो हमारा फूड चेन प्रभावित होगा, और जब फूड चेन प्रभावित होगा तो हमारी बायोडायवर्सिटी प्रभावित होगी, तो पूरा हमारा व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो जाएगा। व्यवस्था कहने का मतलब पृथ्वी पर जितने भी रह रहे हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, मानव सहित, मानव भी एक जानवर है, लेकिन मानव एक ऐसा जानवर है जिसके कारण से अन्य जानवर दहशत में है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कि IUCN ने जो पौधों की प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, उनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है, जो वहां से प्रश्न बनने के अत्यधिक चांस होता है। तो उसे अब हम कंप्लीट करते हैं, और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक भी होने वाला है उसमें हम देखेंगे संकटग्रस्त प्रजातियां, उसके बाद दुर्लभ प्रजातियां, ये सब हमारे टॉपिक आ जाएंगे। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं हमारा अगला टॉपिक, पौधों एवं प्राणियों की पाई जाने वाली श्रेणियां। तो आपने पीछे देखा भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात, लेकिन हमने ये भी समझा कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, उसके बाद अवैध व्यापार, जानवरों का, जंतुओं का लगातार अवैध व्यापार के कारण जो जंतु हैं उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, और वनों यानी जंगल कम होते जा रहे हैं। तो ये हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पर्यावरणीय संतुलन के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए IUCN अपना एक रिपोर्ट जारी करता है। इसमें यह कहता है कौन कौन सी प्रजातियां सामान्य प्रजातियां हैं, कौन कौन सी संकट प्रजातियां हैं, उसके बाद दुर्लभ प्रजातियां कौन कौन सी हैं, ये हमको श्रेणियों में विभाजित करके देता है। तो इसे एक बार हम भाषा के रूप में अच्छे से पढ़कर समझ लेते हैं। तो अभी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि ये सामान्य प्रजातियां किसे कहेंगे,
कहेंगे, संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहेंगे, बहुत ही इजी है। और हम ये भी देखेंगे सामान्य प्रजातियों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, कौन कौन से पौधे आते हैं, कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। उसके बाद संकटग्रस्त प्रजातियों में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। तो सबसे पहले हम IUCN के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं संसाधन संरक्षण संघ IUCN प्राकृतिक संसाधनों के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है खासकर उनके लिए जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है। इस संगठन के अनुसार, यहाँ पर मैंने संगठन लिख दिया है, इस संगठन के अनुसार विभिन्न पौधों एवं जंतुओं के जाति को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? सामान्य श्रेणी है यानी सामान्य प्रजातियों की श्रेणी है, संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी है, दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी है, सुवेध्य प्रजातियों की श्रेणी है और स्थानिक प्रजातियों की श्रेणी है। तो इन सभी श्रेणियों को समझते हुए देखेंगे सामान्य प्रजातियों में कौन कौन से जीव जंतु हैं, कौन कौन से पौधे हैं। उसके बाद संकटग्रस्त प्रजातियों में कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से पौधे हैं। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि IUCN ने जो विभिन्न श्रेणियों में जीव जंतुओं पेड़ पौधों को विभाजित किया है, सभी श्रेणियों को एक एक श्रेणियों को अच्छे से समझते हुए उनमें कौन कौन से जीव जंतु पेड़ पौधे शामिल है उसे हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहला है सामान्य प्रजातियां। सामान्य प्रजातियों में क्या होता है? देखिए, इन प्रजातियों की संख्या को उनके अस्तित्व के लिए सामान्य माना जाता है। मतलब ये प्रजातियां खतरे में नहीं है, इनके लुप्त होने का खतरा नहीं है, समान है, इनके अस्तित्व के लिए सामान्य माना जाता है। तो मतलब सामान्य प्रजातियां क्या है कि वे प्रजातियां जिनकी संख्या को उनके अस्तित्व के लिए सामान्य माना जाए। इसमें क्या है? गाय है, बैल है, साल है और वृक्षों में देखा जाए तो साल, पाइना आदि शामिल है। लेकिन देखा जाए बैल यहाँ पर एक अपवाद है। बैल भी हमारे लिए लुप्त होने का एक संकेत है, क्योंकि बैल तो है लेकिन उनके मांस का व्यापार किया जाता है, तो ये भी एक खतरा है, लेकिन इसमें बैल भी शामिल कर दिया गया है। तो लेकिन आप मान सकते हैं कि IUCN ने बैल को भी शामिल किया है सामान्य प्रजातियों में। तो मुझे उम्मीद है आपको सामान्य प्रजातियां क्या है समझ आ गया होगा कि इन प्रजातियों की संख्या को उनके अस्तित्व के लिए सामान्य माना जाता है। इसमें गाय, बैल, साल, पाइना आदि शामिल है। वृक्षों में साल आ गया, पाइना आ गया यानी चीड़ जिसे हम कहते हैं, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भाई अगर जो हमारे वन संसाधन है, उसके बाद जो जीव जंतु हैं वो कैसे समाप्त हो रहे हैं? तो उसका कारण है स्वार्थ। हम मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पैसे अर्जित करने के लिए जीव जंतुओं की हत्या करता है, एनिमल क्रूएलिटी करता है। तो वो क्रूरता जो है उसी का ये परिणाम है, अवैध शिकार का परिणाम है। और आपको एक बात हमेशा याद रखना, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को यूज मत करना, कभी भी किसी को यूज मत करना। ये जो हमारा छोटा सा स्वार्थ होता है ना, उसके कारण हम लोगों को यूज करना शुरू कर देते हैं। आपको इस बात को याद रखना है। अब हम बात करते हैं संकटग्रस्त प्रजातियों की, जो दूसरी प्रजातियों की श्रेणियां हैं। जो दूसरी श्रेणी है, संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी हैं? ये वे प्रजातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। मतलब ये वे प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर है या खतरा बढ़ गया है। और यदि पर्यावरण प्रदूषण, भीषण अग्निकांड, अनियंत्रित शिकार होता रहा तो इनका जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर पर्यावरणीय प्रदूषण, भीषण अग्निकांड, अनियंत्रित शिकार होता रहा तो इनका जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसमें कौन कौन से हैं? संकटग्रस्त प्रजातियों में आ गया काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर और पूंछ वाला बंदर, संगाई एक मणिपुरी हिरण है। उसके बाद ये सब प्रमुख हैं। इसमें क्या क्या आ गया याद रखना, MCQ में प्रश्न पूछ सकता है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई आदि प्रमुख हैं। तो एक बात आपको याद रखना है कि मानव ने अवैध शिकार और लगातार मतलब अनियंत्रित शिकार के कारण ये स्थिति ला दिया है कि बहुत सारे जीव जंतु खतरे में हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं बचने वाला है। और उसका कारण यही है कि मनुष्य का छोटा सा स्वार्थ। तो आपको याद रखना है, आपके अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लोगों को कष्ट नहीं देना है, लोगों को प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि जब आप छोटे से स्वार्थ के लिए लोगों को यूज करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, तो ये थोड़ा सा दुखद होता है। तो हमें ये नहीं करना है। और याद रखना, एनिमल क्रूएलिटी को इंड करने की तरफ हमें कदम उठाना चाहिए। जितना हो सके उतना आप प्रयास कीजिए। उसके बाद हमारा है सुवेध्य प्रजातियां, जो हमारी तीसरी प्रजातियां हैं।
सुभेद्य प्रजातियां कौन सी हैं? ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मतलब इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जबकि सामान्य प्रजातियों में उनकी संख्या अस्तित्व के लिए ठीक है। और संकटग्रस्त प्रजातियों में हमने देखा कि लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है, और सुभेद्य प्रजातियां कह रही है कि जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। संकटग्रस्त प्रजातियों में लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है और इनका दिन प्रतिदिन संख्या कम होती जा रही है। ये सब डिफरेंट भी पूछ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ट्रेंड है वैसे ही पूछेगा। तो और यदि यह स्थिति ज्यादा दिनों तक रही, मतलब जो दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम हो रही है, यह स्थिति ज्यादा दिन तक रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये भी संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी, और असुरक्षित प्रजाति इन्हें भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें असुरक्षित प्रजाति भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा भी समय आ सकता है कि ये भी संकटग्रस्त प्रजातियों में जा सकती हैं। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा नीली भेड़, इसमें आ जाएगा नीली भेड़, उसके बाद आ जाएगा एशियाई हाथी, उसके बाद गंगा नदी का डॉल्फिन। डॉल्फिन यहाँ मैंने गलत लिखा है, डॉल्फिन ये इधर रहेगा, मैं मात्रात्मक त्रुटि बहुत कर रहा हूं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये है सुभेद्य प्रजातियां। अभी हमारा बचा है दुर्लभ प्रजातियां, उसके बाद एक है स्थानिक प्रजातियां, वो समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक नोट है एशियाई चीता के बारे में, है कि एशियाई चीता कैसे लुप्त की कगार पर है एकदम, बिल्कुल उसकी संख्या कम हो गई है। तो हमने ये 3 प्रजातियां IUCN की कर लिया है। अब हम आते हैं दुर्लभ प्रजातियों की। तो मुझे उम्मीद है ये सभी श्रेणियां आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आया होगा। बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने सरल से सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन दिया, तो आप अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों 2 और श्रेणियों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा अगला है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां कौन सी हैं? इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम है, और यदि इन पर भी लगातार नकारात्मक बढ़ता रहा, यानी नकारात्मक प्रभाव बढ़ता रहा, तो इन्हें भी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें कौन कौन आते हैं? हिमालय का भूरा भालू, उसके बाद जंगली एशियाई भैंस, और मरुस्थली लोमड़ी और हार्नबिल आता है। तो इसमें ये जानवर जंतु आते हैं। उसके बाद हमारा है स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियां का मतलब जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाए, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। जैसे अंडमानी टील, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन और निकोबारी कबूतर। तो ये हो गया स्थानिक प्रजातियां। यहाँ पर एक नोट आता है एशियाई चीता के बारे में, जो बिल्कुल लुप्त हो गया है, दिखाई ही नहीं दे रहा है, और 1952 में ही इसे भारत से लुप्त घोषित कर दिया गया। एशियाई चीता के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। यह बिल्ली परिवार का सदस्य है, और विश्व का सबसे तेज यानी 112 किमी प्रति हावर्स से दौड़ने वाला स्तनधारी है, तथा शिकार के कारण और आवाज छिन जाने के कारण यह लुप्त हो गया है, और भारत में 1952 में इसे लुप्त घोषित कर दिया है। तो इसका देख सकते हैं आप एशियाई चीता को, कि बेचारा एकदम गायब ही हो गया है, अत्यधिक शिकार के कारण और आवाज छिन जाने के कारण। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दुर्लभ प्रजातियां भी समझ आया होगा, स्थानिक प्रजातियां भी समझ आया होगा, और ये जो नोट के फॉर्म में हमने एशियाई चीता के बारे में बताया वो भी आपको समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।